हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने शुरू किया था राजस्थान का इतिहास। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने मेवाड़ राज्य का जो इतिहास है उसको हमने शुरू किया है सबसे पहले। तो इससे पहले हमने मेवाड़ राज्य का नॉर्मल, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, इसका भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा है, इस राज्य का जो झंडा आता है वो किस प्रकार का है, यहाँ किस वंश का शासन चला था, उसके बारे में हमने डिटेल से बात की। और हमने शुरू किया था जो गुहिल है या गुहिलादित्य करके है, उसको शुरू किया था, उस राजा को हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कालभोज को। इसके साथ साथ हम लोगों ने वो क्या बोलेंगे, इसकी जो उत्पत्ति है, मेवाड़ के जो गुहिल है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से मानी जाती है, इन सारी बातों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है क्लासेस तो पीछे की क्लास जाके देख लीजिए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं राजा अल्लट के बारे में। तो राजा अल्लट के बारे में शुरू करने से पहले राजा अल्लट के बारे में हमें चार बातें ध्यान में रखनी है। कितनी? चार बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, इसकी एक उपाधि आती है। उपाधि आती है, उपाधि को ध्यान में रखना है। एक ये नई राजधानी बनाते हैं, उसको ध्यान में रखना है। और एक आती है हरिया देवी, जो कि एक हूण राजकुमारी होती है, उससे ये विवाह करता है। और जो मेवाड़ में सर्वप्रथम जो नौकरशाही की स्थापना होती है वो भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो ये चार बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो हम एक बार लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे? इनकी उपाधि आती है। उपाधि हम कहेंगे इन्हें आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? आलू रावल के नाम से। देखो, मारवाड़ में पड़ता है अल्लट, अल्लट अल्लट से हो गया आलू, और रावल यहाँ पर उपाधि चलती ही है। तो इस तरीके से इसकी एक उपाधि हो जाती है जिसे कहते हैं आलू रावल। वहीं अगर हम नई राजधानी की बात करें तो ये जो राजा अल्लट है वो नई राजधानी आहड़ को बनाता है। किसे बनाता है? ये बनाते हैं आहड़, जो कि जगह पड़ती है उदयपुर में, उसको नई राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे पहले जो कालभोज हुए थे उन्होंने नागदा को राजधानी चॉइस किया था मेवाड़ की। और जो राजा अल्लट है, अ से देखो, अ से आलू रावल, अ से आहड़, और नौकरशाही पर। नौकरशाही की अगर हम बात करें तो जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उसको नौकरशाही बोलते हैं। तो हम लोग एक प्रकार से लिख सकते हैं कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था अगर किसी ने प्रारंभ की थी तो वो किसने की है? वो की है राजा अल्लट ने। वहीं अगर हम हरिया देवी की बात करें तो ये जो हरिया देवी है ये आती है, एक हूण राजकुमारी होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार से ये एक हूण राजकुमारी है। और जो राजा अल्लट है वो हरिया देवी से क्या कर लेते हैं? वो इनसे विवाह करते हैं। तो ये हूण है जो एक प्रकार से बाहरी जाति मानी जाती है, विदेशी जाति मानी जाती है। तो ये हरिया देवी भी विदेशी राजकुमारी हो गई। तो इससे एक ये पॉइंट बन सकता है कि ये राजस्थान का क्या है, प्रथम इंटरनेशनल विवाह है। भाई देखो, इंटरनेशनल लेवल पे शादियां कर रहा है राजा अल्लट, कितना महान होगा। तो क्या लिखेंगे? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई विवाह है तो वो किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का श्रेय जाता है, वो जाता है राजा अल्लट को। तो हमने क्या क्या देखा राजा अल्लट के बारे में? हमें चार बातें ध्यान में रखनी है। एक, उसकी उनकी उपाधि आती है जो कि आलू रावल है। वो नई राजधानी आहड़ उदयपुर को बनाते हैं। हरिया देवी से विवाह करना, जो कि एक पूर्ण राजकुमारी थी, ये राजस्थान का प्रथम इंटरनेशनल विवाह है। और नौकरशाही, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही यानी स्थायी कर्मचारियों की जो व्यवस्था है, जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद, उस टाइप की जो स्थायी व्यवस्था है या जो नौकरशाही की जो व्यवस्था है वो मेवाड़ में सर्वप्रथम शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो राजा अल्लट को जाता है। किसे जाता है? राजा अल्लट को जाता है। इनका टाइम पीरियड हमें देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार के कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि जिससे इनका टाइम पीरियड ज्ञात
किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले एक शासक की तरफ। मेवाड़ के जो अगले शासक आते हैं उनका नाम आता है शक्ति सिंह। के बारे में हमें कितनी बातें ध्यान में रखनी है? शक्ति सिंह के बारे में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक आती है राजा मुंज के बारे में ध्यान में रखना है। क्या रखना है? एक आता है राजा मुंज और एक आता है त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ का। क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये मंदिर पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? ये मंदिर पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो अगर हम शक्ति सिंह जी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शक्ति सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो शक्ति सिंह जी को कहा जाता है कि राजा मुंज है। ये कौन था? तो ये था मालवा का परमार शासक है। कौन है ये है मालवा का परमार वंश का एक शासक है। कौन है? परमार वंश का एक शासक है। तो ये क्या करता है? ये जो राजा मुंज है वो शक्ति सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है। क्या करता है? शक्ति सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण के दौरान शक्ति सिंह जी क्या हो जाते हैं? शक्ति सिंह जी पराजित हो जाते हैं, इनकी हार हो जाती है। और राजा मुंज जो शक्ति सिंह से एक दुर्ग छीन लेते हैं, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है चित्तौड़ दुर्ग। इनसे छीन लेते हैं। कौन छीनता है? राजा मुंज, जो कि मालवा का परमार वंश का एक शासक है। ये क्या करता है? ये शक्ति सिंह के ऊपर आक्रमण करता है और मेवाड़ से एक बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग जिसे कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ छीन लेता है। क्या करता है? चित्तौड़गढ़ छीना। किसने छीना है? तो राजा मुंज ने। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं शक्ति सिंह के बारे में। एक बात तो मैंने आपको कवर कर दी है। क्या किया है कि जो राजा मुंज है वो मालवा का परमार वंश का एक शासक है। उसने शक्ति सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। इस दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग उनके हाथों से निकल जाता है। इन्हीं यही जो मतलब क्या बोलेंगे इनको, यही जो राजा मुंज है इसके एक वंशज आते हैं। कौन है? इसके एक वंशज है जिनका नाम आता है भोज परमार। कौन है? भोज परमार। इनके वंशज का नाम क्या है? भोज परमार। तो ये जो भोज परमार, इनको ये चित्तौड़ के ऊपर मतलब इनका अधिकार है, इनके वंशज है, तो सीधी सी बात है इनका अधिकार हो जाएगा। तो ये जो भोज परमार है ये चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण कर रहा है? त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है वो कर रहे हैं भोज परमार। उसके बाद एक आगे एक शासक आएंगे जिसका नाम आता है मोकल करके, हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जहां तक मुझे याद है मोकल करके एक शासक आते हैं। वो फिर इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का एक प्रकार से क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा सा पुनर्निर्माण करवाएंगे, जिसके कारण से इसी मंदिर को ही आगे मोकल मंदिर के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से हमने शक्ति सिंह के बारे में दो चीजें कवर की है। एक कवर की है राजा मुंज, जो कि मालवा का परमार वंश का शासक था। इसने शक्ति सिंह के ऊपर आक्रमण किया, जिसके दौरान शक्ति सिंह जी की हार हो जाती है और इसी हार में शक्ति सिंह के हाथों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजा मुंज जो है वो छीन लेता है। इसी राजा मुंज का एक शासक होता है भोज परमार। इसी भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इस तरीके से ये कहानी शक्ति सिंह के बारे में हमारे सामने आती है। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को इसी वजह से इसका एक उपनाम मिल जाता है। क्या नाम मिलता है? इसे कहते हैं भोज मंदिर। क्योंकि भोज परमार ने बनवाया है तो इसीलिए इसे भोज मंदिर कहते हैं। आगे हम और देखेंगे कि मोकल मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए। अब अगर हम बात करें तो इनके बाद एक शासक आते हैं, शक्ति सिंह के बाद एक शासक आते हैं जिनका नाम मिलता है विक्रम सिंह करके। क्या नाम मिलता है? शक्ति सिंह के बाद जो शासक आते हैं उनका नाम मिलता है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम हमें देखने को मिलता है रण सिंह, या फिर क्या बोलेंगे, इन्हें ही बोलेंगे कर्ण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह।
ये कर्ण सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था क्षेम सिंह और एक का नाम हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्षेम सिंह और राहब करके। क्या देखने को मिलता है, क्षेम सिंह और राहब, ये इनके दो पुत्र थे। तो ये जो क्षेम सिंह है, ये मेवाड़ में रावल शाखा इनसे प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो गोहिल वंश प्रारंभ किया था उसकी रावल शाखा क्षेम सिंह जी से प्रारंभ होती है। वहीं अगर हम राहब की बात करें तो ये राणा शाखा इनसे प्रारंभ होती है। आगे जब हम महाराणा प्रताप वगैरह पढ़ेंगे तो वो इन्हीं के ही वंशज माने जाते हैं। तो इन्होंने राहब राहब जी ने सिसोदा गांव में, कहाँ गए थे, ये सिसोदा गांव में राहब शाखा प्रारंभ, राणा शाखा प्रारंभ की थी। ये अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं और क्षेम सिंह जी के जो वंशज है वो रावल लगाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रण सिंह की तरफ। तो रण सिंह के पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम हमें देखने को मिलता है विक्रम सिंह। क्या देखने को मिलता है, विक्रम सिंह। इनके रण सिंह के जो पुत्र है वो दो पुत्र थे। कितने थे, दो पुत्र थे। अगर हम उनको इस तरीके से डिवाइड करें, एक का नाम हमें देखने को मिलता है, क्या कहा मैंने अभी अभी चर्चा की थी, एक का नाम कहा हमने क्षेम सिंह और एक का नाम हमने कहा है कि राहब। ये दो इनके पुत्र हुआ करते थे। वहीं अगर हम बात करें जो क्षेम सिंह है वो रावल शाखा के प्रवर्तक है। कौन सी शाखा के, रावल शाखा के प्रवर्तक है। यानी जो आगे जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे रावल शाखा से संबंधित शासक पढ़ेंगे और वो सब किन से संबंधित होंगे, वो क्षेम सिंह जी के वंशज है। वही अगर हम राहब की बात करें तो ये सिसोदा गांव चले जाते हैं। कौन से, कहाँ चले जाते हैं, सिसोदा गांव चले जाते हैं। और वहां पर ये क्या करते हैं, वहां पर ये करते हैं राणा शाखा का प्रारंभ, राणा शाखा के प्रवर्तक। तो इस तरीके से ये जो रण सिंह के बारे में हमें देखने को मिलती है। रण सिंह जी के क्या हमने चर्चा की, दो पुत्र हुए, एक का नाम क्षेम सिंह और एक का नाम राहब। राहब ने रावल शाखा प्रारंभ की और राहब ने सिसोदा गांव में राणा शाखा प्रारंभ की और वहीं क्षेम सिंह जी ने रावल शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो अंतिम अंतिम आएगा वो कौन आएगा, रावल रतन सिंह आएंगे। कौन आएंगे, रतन सिंह। रतन सिंह के बाद एक प्रकार से मेवाड़ से मतलब इस इनका रावलों का अंत हो जाता है। तो उसके बाद सिसोदा गांव से एक आते हैं जिनका नाम कहते हैं अमीर सिसोदिया करके। क्या नाम में देखने को मिलता है, अमीर सिसोदिया आएंगे। और ये अमीर सिसोदिया जो कि है वापस मेवाड़ में एक प्रकार से इनकी शाखा का जो है वापस स्थापना करेंगे। इस तरीके से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं रावल शाखा। कौन सी शाखा, मेवाड़ के इतिहास की जो रावल शाखा आती है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये प्रारंभ कहाँ से होती है, कि रावल शाखा का प्रारंभ कहाँ से होती है। तो जो प्रारंभिक शासक आते हैं वो आते हैं क्षेम सिंह जी से ये शाखा प्रारंभ होती है। और इस शाखा के अगर हम अंतिम शासक की बात करें, कौन, कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक का नाम हमें देखने को मिलता है रावल रतन सिंह। वो पद्मिनी वाली घटना आपको ध्यान में है ना, नहीं है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर आप देखिएगा। तो ये रावल रतन सिंह है वो अंतिम शासक थे जिनका टाइम पीरियड हमें 1302 से 1303 के आसपास मिलता है। वहीं 1303 में चित्तौड़ का एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है और इस तरीके से उसका पतन हो जाता है। और इसके बाद अंतिम शासक हो गया। तो इस अंतिम शासक के बाद यानी रावल रतन सिंह के बाद राणा शाखा प्रारंभ होगी। क्या प्रारंभ होगी, राणा शाखा प्रारंभ होगी। और उस राणा शाखा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अमीर सिसोदिया को। किसको जाता है, अमीर सिसोदिया को। तो चलिए दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं क्षेम सिंह जी। क्या आते हैं, क्षेम सिंह जी। तो क्षेम सिंह जी के वापस दो पुत्र होते हैं। तो चलिए हम क्षेम सिंह जी के बारे में देखें। अगर हम क्षेम सिंह जी के बारे में देखें
तो क्षेम सिंह जी के बारे में हम देखते हैं कि इनके भी क्या है, इनके भी दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र है? दो पुत्र है। एक का नाम हमें देखने को मिलता है सामंत सिंह। क्या नाम मिलता है? एक का नाम हमें देखने को मिलता है सामंत सिंह, और एक का नाम हमें देखने को मिलता है कुमार सिंह। क्या नाम देखने को मिलता है? कुमार सिंह। अगर हम सामंत सिंह जी की बात करें तो सामंत सिंह जी के टाइम पीरियड में, सामंत सिंह जी के टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं होती है? सामंत सिंह जी के टाइम पीरियड में इनके ऊपर एक आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? तो इनके ऊपर आक्रमण होता है जो जालोर के जो चौहान है, जिसे हम कहेंगे तो कीर्तिपाल चौहान, आपने नाम सुना होगा। तो उसका सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण होता है। किसका आक्रमण हो रहा है? कीर्तिपाल चौहान का आक्रमण होता है, जिसके अंतर्गत सामंत सिंह जी की क्या हो जाती है? ये पराजित हो जाते हैं और इनसे चित्तौड़ दुर्ग छीन लेता है वापस। ये इनके वंशजों ने एक बार फिर से चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमाया था। जब राजा मुंज ने इनसे छीना था, तो उसके बाद एक बार फिर इनके पास आया था, और अब कीर्तिपाल जो चौहान है वो इनसे वापस चित्तौड़ दुर्ग छीन लेता है। क्या करता है? चित्तौड़ दुर्ग छीन लेता है। तो जो कुमार सिंह जी है, और फिर ये सामंत सिंह जी क्या करते हैं? ये जो सामंत सिंह जी है, फिर ये चले जाते हैं वागड़ में, और वागड़ राज्य की स्थापना करते हैं। वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में चले जाते हैं। वहां पर ये वागड़ राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो वागड़ राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो सामंत सिंह जी को जाता है, जो कि क्षेम सिंह जी के पुत्र है। इनके ऊपर कीर्तिपाल चौहान का आक्रमण होता है, और जिसमें ये क्षेम सिंह जी पराजित हो जाते हैं और चित्तौड़ दुर्ग छीन लेते हैं। वहीं अगर हम इनके भाई की बात करें तो इनके भाई जो कि नाम मिलता है कुमार सिंह। क्या नाम मिलता है? नाम मिलता है कुमार सिंह। अगर हम कुमार सिंह की बात करें तो ये कीर्तिपाल चौहान को वापस हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। क्या करते हैं? कीर्तिपाल चौहान को हरा कर चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। कौन पुनः अधिकार कर रहा है? तो वो अधिकार कर रहे हैं कुमार सिंह जी। कौन अधिकार कर रहे हैं? कुमार सिंह जी। तो हमने क्षेम सिंह जी के बारे में क्या क्या चर्चा की है? क्षेम सिंह जी के बारे में हमने देखा कि इनके दो पुत्र थे, सामंत सिंह, जिनके ऊपर कीर्तिपाल चौहान का आक्रमण होता है, जिसके अंदर सामंत सिंह पराजित हो जाते हैं। इनसे चित्तौड़ दुर्ग भी छीन लिया जाता है। फिर ये अपने मेवाड़ राज्य से निकलकर डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर बढ़कर वहां पर वागड़ राज्य की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। इनके एक भाई थे जिनका नाम है कुमार सिंह जी। ये वापस कीर्तिपाल चौहान को हराकर चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्षेम सिंह जी की जो बातें हैं वो हमारे सामने देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले एक शासक के